अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान की सियासत अगर एक तरफ करवट ले रही है तो दूसरी तरफ जो बिगाड़ सियासत के वजह से पहुंचा है हिंदुस्तान में, वो भी आज मंजर देखने को मिल रहा है। सर, उस्ताद, मौलवी साहब, मास्टर साहब या मिस, मैडम या उस्तानी माँ, ये ऐसे बचपन में ये नाम ऐसा बताए जाते थे कि अगर माँ बाप के बाद औलाद पे अगर किसी का हक़ है तो ये लोगों का है, क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में लाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर माँ बाप के बाद करते हैं तो कोई और करता है तो यही लोग करते हैं। लेकिन अब ये है कि ये भी कहा जाता है कि पढ़ाई जो होती है, वैसे टीचिंग को एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता था, और शायद इसरो के साइंसदान भी जो दुनिया भर में आज मुबारकबादी जिन्हें दी जा रही है, वो भी कभी शागिर्द ही रहे हैं किसी न किसी उस्ताद के नीचे। उन्हें भी किसी टीचर नहीं पढ़ाया होगा, या टीचर कैसे होते हैं इसकी मिसाल हमारे स्कूल की अगर मैं दूं तो एक सर थे 6th क्लास में। किसी छोटे से झगड़े पर मेरे एक साथी ने किसी बात पर अंग्रेज़ी में गुस्से में आकर यू मुस्लिम कहा था। वो यू मुस्लिम कहना ऐसा हुआ कि मेरे साथ में जो लड़के थे, ख़ास तौर पे पुराने शहर हैदराबाद के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये बात हमारे क्लास टीचर के इल्म में लानी चाहिए। जब हम जाके क्लास टीचर को ये बात बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो सर आके बच्चे को पकड़कर, क्या तुम लोग यहाँ पर आते हैं ये बातें करने के लिए, बोल के उसको, जब उस वक्त तो मारा जाता था तो उस वक्त वो बच्चे को मारे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा कि फिल वक्त टीचर के नाम पे बहुत ज़्यादा बदमाशी हो रही है स्कूलों में, चाहे वो यूपी हो या दिल्ली हो। वहाँ पे जिस किस्म से बच्चों को मारा जा रहा है, या गैर मुस्लिम बच्चों से मुसलमान बच्चों की पिटाई की जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि इतिहास पढ़ाते हुए ये कहा जा रहा है कि आपके माँ बाप या आपके दादा दादी क्यों पाकिस्तान नहीं चले गए, तो मैं समझता हूँ कि ये नोबल प्रोफेशन को, या नोबल प्रोफेशन तक भी सियासत का जहर वहाँ तक पहुँच गया है। अब ये गुजरात से निकला जहर है, या दिल्ली से फैलता हुआ जहर है, या उत्तर प्रदेश का जहर है, ये तो कैसा होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। अलबत्ता हिंदुस्तान की सियासत अगर करवट पलट रही है तो ये है कि मरकज़ी हुकूमत ने या पार्लियामेंट के सेशन को 18 से 22 सितंबर के लिए, इन 5 दिनों के लिए बुलाया है। अब ख़यास ये शुरू हुआ है कि क्या इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल लाई जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन पोल की बिल वहाँ पे लाई जाएगी। अगरचे कि साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को इस बिल का या इस मसले पर उन्हें सरबराह बनाया गया है कमेटी का, तो वो अपनी क्या राय देते हैं ये तो वक्त पर ही मालूम होगा। लेकिन वैसे ये बात आम थी, जून के महीने में ही आम थी कि शायद अब जो चीज़, जो अवामी नाराज़गी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं दिखती जा रही है, और उसे कम करने के लिए शायद हो सकता है कि मरकज़ी हुकूमत ऐसे ऐलानात करेगी या ऐसे टैक्स में रियायत करेगी जिसका रास्त असर आम आदमी को पड़ेगा। चुनाचे इसी हफ्ते अगर देखा गया तो गैस की कीमत रक्षाबंधन के नाम पर ही सही 200 रुपये कम कर दी गई। 400 रुपये का सिलेंडर था जो 600 रुपये हुआ, 600 से अब 1200 रुपये के करीब हुआ है। वहाँ पे 200 रुपये कम करके बहुत सारे गरीबों को ये बताया जा रहा है कि भाई ने एक बहन की मदद के लिए 200 रुपये सिलेंडर की कीमत में कमी कर दी है। लेकिन अगर देखा गया तो हिंदुस्तान को ये भी कहा जा रहा है कि अमृत काल में हिंदुस्तान फिलवक्त गुजर रहा है। अगर अमृत काल में है तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी साहब के साथ जहाँ तक बात है तो वो चाहे 200 रुपये सिलेंडर में कम करो, या हो सकता है कि 20 रुपये पेट्रोल पर भी कम कर सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है, अच्छे दिन का तो बात 2014 में वादा किया गया था या कसम खाई गई थी कि अच्छे दिन लाए जाएंगे। लेकिन अगर देखा गया तो फिल वक्त जो अब अच्छे दिन की बात हो रही है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब इस साल के आखिर में या 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले कम से कम 10 रियासतों में
इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। और अब जो दिसंबर में होने वाले हैं उन रियासतों में ऐसा लग रहा है कि अगर आंध्र प्रदेश को भी पीछे कर लिया जाए तो तकरीबन 6 से 7 रियासतें इसमें आ जाएंगी, 6 रियासतें आ जाएंगी। और 6 रियासतों का मामला जहाँ तक है वहाँ पे ऐसा लग रहा कि कहीं पर भी ऐसे इम्कानात नहीं है कि बीजेपी वहाँ पे जीत पाएगी, चाहे वो राजस्थान में हो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वसुंधरा राजे का राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो और मिज़ोरम हो, ऐसे रियासतों में कहीं पर भी नहीं लग रहा है। अगरचे कि वसुंधरा राजे को नायब सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे की पेशकश की गई है, ये कहा जा रहा है कि वो इस मामले को नहीं मानेगी क्योंकि वो एक चालाक सियासतदान हैं। उन्होंने वेंकैया नायडू का जो हाल हुआ है वो देख लिया है, तो शायद हो सकता है कि वो नायब सदर जमहूरिया का ओहदा नहीं माने। तो नहीं मानने की सूरत में अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है तो वो आज भी 25 से 30 MLAs पर अपनी गिरफ्त या हल्क़ेजात पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखती हैं, तो वो कहीं पर भी काया किसी भी तरफ पलट सकती हैं। तो राजस्थान अपने हाथ से चले जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो हाल है वो 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि यकीनन तय है कि वहाँ पे बीजेपी को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। वैसे भी 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो काम हेल्थ का, ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर में हुआ है भूपेश बघेल की क़यादत में, वो उसे अवाम में काफ़ी मकबूलियत मिली है, तो शायद उनका वहाँ पे फिर से ही आना तय है। रहा सवाल तेलंगाना का और आंध्रा का, अगर महाराष्ट्र को भी हम मिला लेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो NCP, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनेगी, वहाँ पे ऐसा लग रहा कि मराठा सेंटीमेंट काम करेगा और बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में TRS और कांग्रेस में रास्त मुकाबला होने की वजह से ये 2 पार्टियों में से किसी एक पार्टी का आना तय है। अब ये बात अलग है कि अगर कांग्रेस आती है तो फिर कांग्रेस तो हरगिज़ बीजेपी के मुखालिफ ही रहेगी। अगर TRS आती है तो क्या TRS बीजेपी के साथ जाएगी, जैसा कि वो अभी कुछ सालों से या 9 सालों में जितनी बार बीजेपी की मदद की है, चाहे वो 370 का मसला रहो या ट्रिपल तलाक का मसला रहो या नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब रहो या सदर जमहूरिया का इंतखाब रहो, ऐसे बहुत सारे बिल्स आए थे जिसमें TRS ने बीजेपी की मदद की थी। तो अब यहाँ पे तेलंगाना की बात जहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे ये देखना है कि कांग्रेस, जो कि नॉर्थ पोल अगर कांग्रेस है तो साउथ पोल बीजेपी है, ये 2 कभी नहीं मिल सकते। या रेल की पटरी की जैसा मिसाल दी जाती है वैसा बीजेपी और कांग्रेस तो नहीं मिल सकते, लेकिन छोटी पार्टी अगर है, रियासत की छोटी पार्टी है, तो वो वाया नागपुर दिल्ली तक पहुंच सकती है बीजेपी की मदद करने के लिए। यहाँ पे आवाम को फैसला करना है। बहरहाल जो भी हो, नॉन बीजेपी पार्टी तो यहाँ पे तेलंगाना में है, तो इसीलिए शायद ये डर से क्या एक साथ एक ही इन 5 रियासतों में हारने के बाद क्या जनरल इलेक्शंस फेस करने की हिम्मत बीजेपी के पास रहेगी, या बीजेपी यही चाहेगी कि दिसंबर के साथ ही हो सकता है कि वो अगर इलेक्शन का ऐलान करती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, या आधे स्टेट्स ही सही पकड़ के चलिए या 10 स्टेट्स भी अगर हम पकड़ के चलें, वो कुछ प्रीपोन कर लिए तो 10 स्टेट्स के भी इलेक्शन अगर होते हैं तो आधा हिंदुस्तान की आधी रियासतें या 1/3 ऑफ द इंडियन स्टेट्स का इलेक्शन यहाँ पे मुमकिन हो सकता है। तो क्या ये भी चीज़ हो सकती है? अब 5 दिनों में क्या हो सकता, ये देखना ज़रूरी है। वैसे पार्लियामेंट की अगर हम बात कर लेंगे तो पार्लियामेंट में बीजेपी के पास फिल वक़्त राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 61% की ताकत है, अददी ताकत है, और उन्हें 67% के करीब अगर अददी ताकत मिलती है तो फिर वो किसी भी हद तक जाके अब बिल, कोई भी बिल हो, अब ये 5 दिन में जो भी बिल आती है वो बिल को मंजूर कर सकते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल हो या एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, ये कुछ भी हो सकता है। अगर डिसोल्यूशन की बात आती है तो हो सकता है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र के हालात वहाँ पर भी ऐसे नहीं हैं कि बीजेपी जीतने के हालात। तो ऐसे में हो सकता है कि इन रियासतों को मिलाकर इलेक्शन को चले जाएंगे
और ये कहा जा सकता है फिर से वोट हासिल करने के लिए या हिंदू लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी हो सकता है कि हमें फिर से जिता के लाओ, हम जीत के आएंगे तो राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। ये बात भी आ सकती है। लेकिन वैसे हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो जो सियासत करवट ले रही है उसे अगर देखा गया तो फिल वक्त जो पढ़ा लिखा तबका है या पैसे वाला जो हिंदू है वो फिल वक्त जाहिल होने के काम कर रहा है, और जो गरीब है वो अगर सिपे सालार बन के निकलता है तो फिर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनकलाब हिंदुस्तान में आ सकता है। ये इसलिए कि क्योंकि गरीब महंगाई की, बेरोज़गारी की और नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ऐसे जो मसाइल थे उसमें पिस के रह गया है, और जो पैसे वाला है वो अपने पैसे के घमंड पे बहुत ज़्यादा खुश है और बीजेपी के या मोदी साहब की नाकामियों पर नज़र डालने को भी पसंद नहीं कर रहा है। अगर 1200 रुपये के सिलेंडर 500 रुपये हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि जिस तरह कर्नाटक के नतीजे आए हैं शायद हो सकता है कि वैसे नतीजे भी आ सकते हैं। अब ये है कि नतीजे आ सकते हैं, और अगर नतीजे आते हैं तो बिलफर्ज एक मेरा मानना है, मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गरीब आदमी सिपे सालार बन के निकलता है तो हो सकता है कि बीजेपी 120 सीट पर ही रुक के रह जाएगी या सिमट कर रह जाएगी। अगर गरीब आदमी किसी वजह से नहीं निकलता है या उसका वोट फिर से डिवाइड होता है, जो कि अब के हालात में मुश्किल दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, इलेक्शन का मामला है, सियासत कब किधर वोटिंग किधर होती उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर वो वोट बढ़ जाता है तो फिर बीजेपी शायद हो सकता है कि 225 और 250 के बीच में कहीं ना कहीं रुक जाएगी। उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट आ सकती है, बशर्ते कि ये वोट डिवाइड अगर होता है तो। अगर फिल वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुंबई में बैठक चल रही है इंडिया अलायंस की, और जो नारा दिया गया है जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, मैं समझता हूं कि अगर वाकई में जुड़ जाता है इंडिया तो फिर बीजेपी 120 का निशाना भी नहीं पार कर सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने साहब के जो दोस्त हैं सूट बूट के, उनके ऊपर फिर से उंगली उठाई है कि उन्होंने जो उलटफेर किया है या अपने शेयर्स खरीद कर जो पैसे कमाए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसकी जो बात आई है वो कहाँ जाएंगे और कहाँ इस्तेमाल होंगे। अब एक साहब है जिसके पास ना बीवी है ना बच्चा है, लेकिन क्या करेंगे, पैसे कमाने की हवस, ये करोड़ों के डॉलर जो जमा हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या सुबह नाश्ते में उठ के 2000 रुपये का नोट खाएंगे या क्या करने वाले हैं? वैसे ये कहा जाता है कि पैसे, जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं उसे हिरस भी होती है, बल्कि हिरस क्या, लालच बढ़ जाती है उसकी कि पैसे कमाते जाएं। तो ऐसे बहुत सारे सियासी लीडरों के मिसाल मिल सकती हैं जिसका अंदाज़ा आप लोग खुद भी लगा ले सकते हैं। वैसे इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है, बम्बई में एनक्लेव ख़त्म हुआ है और इसमें ऐसा लग रहा है कि फिल वक्त बीजेपी की नींद हराम करके छोड़े हैं। अब फ़िरका परस्ती का जहर आहिस्ता आहिस्ता उतरते भी जा रहा है, क्योंकि महंगाई जब कमर तोड़ रही है तो हर आदमी ये सोचने पे मजबूर है कि क्या यही सरकार को रखना है या फिर बदलना है। चाइना सरहद पर दीवारें तोड़ता जा रहा है और वज़ीर आज़म खामोश बैठे हैं। अजीब बात है, अजीब इत्तेफाक है कि जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठता है उसका मुंह बंद हो जाता है। चाहे कोई अडानी पर नहीं बोलता, कोई चाइना पर नहीं बोलता, ना कोई सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर बोलता था। बहरहाल ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे हर 50 किलोमीटर पर ज़मीन का रंग बदल जाता है, इंसान का खाना बदल जाता है, इंसान का बोलना बदल जाता है, और यहाँ यकसानियत लाने की बात करने वालों को ये बात भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हर 50 किलोमीटर पे जिस तरह रंगत, कपड़े, खाना बदल जाते हैं, वहाँ पे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लागू होना मुमकिन, क्या ऐसा नामुमकिन है कि जो किसी भी हद तक मुमकिन हो ही नहीं सकता। फिर भी ऐसा है कि अगर जब हिंदुस्तान की बात आती है तो मैं ये भी कह दूं कि अभी दिल्ली में एक फ़ैसला हुआ है, अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर
आप किसी खातून को इंसल्ट करते हैं या बेरुखी का इजहार करते हैं या बेरुखी जताते हैं, तो उस औरत की बेहुरमती नहीं होती, तो इसमें केस भी नहीं बनता। वैसे अगर देखा जाए तो KPS गिल के ऊपर भी एक केस बना था, जो अपने साथी ऑफिसर के ऊपर कुछ हंसी मजाक में ही कुछ हरकत कर दिए थे। तो मगर ऐसे अदालतों के फैसले भी हिंदुस्तान में अलग अलग होते हैं, क्योंकि मसला जब आता है यकसानियत का तो ये बदल जाते हैं। वैसे यहाँ ये बात भी एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि फतवा जो होता है, फतवा भी एक आदमी के ऊपर, उसके मसले पे, उसके हालात ज़िंदगी के ऊपर मुनहसर होता है। तो ये फतवा जो होता है वो एक कम्युनिटी को या पूरे मुसलमान माशरे पर उसका इतलाक़ नहीं होता। लेकिन फ़तवे की भी जो पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पर भी यही बताया जाता है कि फ़तवा पूरे मुसलमानों के लिए है, लेकिन फ़तवा होता ये है कि एक आदमी के ऊपर होता है। लेकिन बात जब मुसलमान की आती है तो कहीं ना कहीं उसे उछाला भी जाता है, बदनाम भी किया जाता है, और अपने फ़ायदे उठाने के लिए हर कोई अपनी टोपी अपने सर पर रखने की कोशिश करता है। बहरहाल इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि चाहे वो स्कूल में फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोलता जा रहा हो, या सियासत में जिस तरीक़े की 9 साल के दौर में या 10 साल के दौर में जो सियासत रची गई है यहाँ पे, उससे बचने के लिए मैं समझता हूँ कि फ़िल वक़्त अभी कुछ दिन और सब्र का दामन थामे रहना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। और वक्त पर फ़ैसला करना, सोच लीजिए, समझ लीजिए, और वक्त पर फ़ैसला करने की बात को अपने दिमाग में रखकर अमल करने की कोशिश बनाइए। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि हमारे जो वोट होते हैं वो अक्सर हम वोट के दिन या इलेक्शन के दिन घर में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग जीत कर हमारे सर पे तबला बजा रहे हैं। तो मैं फिर से अपील करता हूं कि आप वोट, जो आपका जमहूरी हक है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और घरों से मैं समझता हूं कि जिस तरह कर्नाटका में हम निकले थे, उसी तरह कर्नाटका की मिसाल अगर लेकर हम वही 88% वोट अगर हम डालते हैं फिर से निकल के, तो मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क की तकदीर हम बदल सकते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।